हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से वर्ष 2020 के लिए स्मार्ट शहरों की सूची में दुनिया का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ऑकलैंड। देखिए, ग्लोबल स्मार्ट सिटी की सूची में सबसे ऊपर पर सिंगापुर रहा है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर जारी किया गया है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के तहत शहरीकरण की कमियों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर रैंक दी जाती है। इस इंडेक्स को तैयार करते समय कोरोना काल में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका को भी ध्यान में रखा गया था। इस साल की रैंकिंग में यह बताया गया है कि अलग अलग शहरों में टेक्नोलॉजी के विकास को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, क्योंकि महामारी से निपटना प्राथमिकता बन गई है। हालांकि आईएमडी के प्रोफेसर का मानना है कि कोरोना के प्रभाव को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन तकनीकी विकास ऐसे संकट से निपटने में ज्यादा मदद करता है। तो जो सबसे पहला स्थान जिसको प्राप्त है वो ऑप्शन बी सही होगा, सिंगापुर। उसके बाद आपका हेलसिंकी, ज्यूरिख, ऑकलैंड, ओस्लो, कोपेनहेगन, जिनेवा, ताइपे, एम्स्टर्डम और न्यूयॉर्क है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की केंद्र की मंजूरी मिल गई है। यह कॉरिडोर कहां से कहां तक जाएगा? ऑप्शन ए मथुरा से सोनीपत, ऑप्शन बी आगरा से मानेसर, ऑप्शन सी कोसीकला से हजरत निजामुद्दीन, ऑप्शन डी पलवल से सोनीपत। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। यह कॉरिडोर पलवल से वाया सोहना, मानेसर, खरोखदा, सोनीपत तक जाएगा। 5,617 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस कॉरिडोर को पूरा होने में 5 साल लगेंगे। इसके बनने से जहां रेलवे के नेटवर्क पर दबाव कम होगा, वहीं एनसीआर के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। 121.7 किलोमीटर लंबाई वाली यह परियोजना वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के साथ साथ चलेगी, जो कुंडली मानेसर पलवल को जोड़ेगी। इसके दक्षिण हरियाणा के पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास की गति तेज होगी। गलियारे को पूरा करने के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम से एक कंपनी का गठन किया गया है। इसमें रेल मंत्रालय, हरियाणा सरकार और निजी निवेशकों की भागीदारी होगी। इस रेल गलियारे के बनने से दिल्ली से होकर गुजरने वाली मालगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित करने में मदद मिलेगी। साथ ही हरियाणा राज्य के उप क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली से निकलने वाली सभी मौजूदा रेल लाइनों और हरियाणा के साथ साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। इस गलियारे के बन जाने के बाद एनसीआर से बंदरगाहों तक आवाजाही की लागत और समय में कमी आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल मिलेगा। हरियाणा की आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गुरुग्राम से देश के विभिन्न हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए कुल 76.30 लाख मानव दिवस को रोजगार सृजित होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पलवल से सोनीपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर भारत में कुत्तों के लिए बना पहला ब्लड बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी शिमला। देखिए, लुधियाना की गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटीज में कुत्तों के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। यहाँ विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त या दुर्घटना से घायल कुत्तों को ब्लड, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। यही नहीं, दानदाता कुत्तों के जरिए रक्त जुटाया भी जाता है। यूनिवर्सिटीज के स्मॉल एनिमल मल्टी स्पेशलिस्ट वेटरनरी अस्पताल में बने इस ब्लड बैंक में 120 से अधिक बीमार कुत्तों को ब्लड चढ़ाया जा चुका है। यहाँ कुछ महीने में बड़े जानवरों के लिए भी ब्लड बैंक बनाने की योजना है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अब तक देश में डॉग ब्लड बैंक के केवल 2 प्रोजेक्ट ही शुरू किए गए हैं, एक चेन्नई वेटरनरी यूनिवर्सिटी और दूसरा लुधियाना में। यहाँ अत्याधुनिक मशीनें हैं, कायरोफ्यूज
मशीन कुत्ते से प्राप्त रक्त में से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा वो प्लेटलेट्स को अलग करती है। प्लाज्मा एक्सप्रेसर्स मशीन आरबीसी से प्लाज्मा को अलग करने में मदद करती है। प्लेटलेट्स एंजिटेटर कम इंक्यूबेटर मशीन प्लेटलेट्स को स्टोर करने में काम आती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लुधियाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश के सबसे ऊंचे ट्रैक के लिए इस सीजन का पहला दल रवाना हुआ है। यह ट्रैक कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक रूट में शामिल कालिंदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक के लिए इस सीजन का पहला दल रवाना हुआ है। इस बार गोमुख जाने वाला भी यह पहला दल होगा। समुद्र तल से 5,980 मीटर की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा से लगा यह ट्रैक भारतीय ही नहीं विदेशियों का भी खास पसंद है। हालांकि इनर लाइन क्षेत्र के होने का कारण चुनिंदा विदेशी पर्यटकों को ही इस पर जाने की अनुमति मिल पाती है। बताया जाता है कि इस ग्रुप में 29 दिसंबर को बद्रीनाथ पहुंचेगा। इस ट्रैक पर शिवलिंग, खर्चकुंड, भागीरथी प्रथम, द्वितीय व तृतीय, केदारदोम, वासुकी पर्वत, सतोपंथ, चौखंबा, माणा पीक सहित कई प्रसिद्ध चोटियों का दीदार होता है। 80% बर्फ से ढके इस ट्रैक का सफर पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। ये जो ट्रैक है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वन्य जीवों की एक से दूसरे जंगल में स्वच्छंद विचरण में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए कौन से 2 टाइगर रिजर्व से 2 गांवों को विस्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर और श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी नमदफा और कमलांग टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी मानस और नामेरी औरंग टाइगर रिजर्व। देखिए, वन्य जीवों की एक से दूसरे जंगल में स्वच्छंद विचरण में आ रही बाधाएं दूर करने के मद्देनजर अब गलियारे निर्बाध करने की कसरत तेज हो गई है। इस कड़ी में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से 2 गांवों को विस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कार्बेट से लाल डांग गांव को आमपोखरा में विस्थापित कर दिया गया है, मगर राजाजी के चीला मोतीचूर गलियारे में खड़गांव को पूरी तरह विस्थापन बाकी है। विस्थापित गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा, जबकि उनकी पूर्व की भूमि संबंधित रिजर्व में शामिल की जाएगी। पहले बात एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व की, जिसके चीला मोतीचूर हाथी गलियारे से खड़गांव है। नतीजतन हाथी समेत दूसरे वन्यजीव की आवाजाही बाधित हुई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 2003 से 4 से इस गांव में विस्थापन की कवायद हुई। ग्रामीणों को ऋषिकेश रेंज से लाल पानी में पुनर्वासित किया गया। 2 चरणों में विस्थापन हुआ, लेकिन अभी तक यहाँ 10 परिवार हैं। अब इन्हें भी लाल पानी में शिफ्ट किया जा रहा है। खंडगांव में पूरी तरह विस्थापन होने से हाथी गलियारे को 28.04 हेक्टेयर भूमि मिल जाएगी और यह निर्बाध हो जाएगा। साथ ही लाल पानी में खंडगांव में विस्थापन होने से उसे राजस्व ग्राम का दर्जा मिलेगा। इसी तरह कार्बेट टाइगर रिजर्व में भी लाल डांग गांव को आमपोखरा में विस्थापित करने के लिए एक निर्णय के तहत इसे शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी इसकी 184 हेक्टेयर भूमि न तो रिजर्व के बफर जोन में शामिल हुई है न लाल डांग को राजस्व ग्राम का दर्जा मिल पाया है। अब इन दोनों मामलों के निस्तारण को लेकर शासन सक्रिय हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रूस भारत को कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा। इसके लिए रूस और भारत की कौन सी दवा कंपनी के बीच करार हुआ है? ऑप्शन ए अबॉट लेबोरेटरी लिमिटेड, ऑप्शन बी अकार्ड हेल्थ केयर, ऑप्शन सी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ऑप्शन डी एस्ट्राजेनेका। देखिए, भारत को इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद जग गई है। रूस भारत को कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा। इसके लिए रूस सरकार समर्थित RDIF और भारत की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के बीच करार हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और रशियन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद भारत में स्पुतनिक V वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। RDIF के सहयोग से डॉक्टर रेड्डीज भारत के वैक्सीन का वितरण भी करेगी। रूस ने 11 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V बना लेने का ऐलान किया था। रूस के गमालिया नेशनल इंस्टीट्यूट ने यह वैक्सीन विकसित की थी। अभी 40,000 से अधिक वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। RDIF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि इस करार के साथ उन्हें प्रसन्नता होगी। भारत कोरोना महामारी से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमें यकीन है कि हम दोनों साथ मिलकर
भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से मान्य विकल्प मुहैया कराएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश की राजधानी में दिसंबर के अंत तक मिलने वाला पहला वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर कौन से इलाके में स्थित होगा? ऑप्शन ए दरियागंज, ऑप्शन बी पटेल नगर, ऑप्शन सी सहादरा, ऑप्शन डी रजोकरी। देखिए, राजधानी को इस वर्ष के अंत तक पहला वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर मिल जाएगा। इस संबंध में क्षतिपूरक वनीकरण कोष्ठ प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा फंड स्वीकृत कर दिया गया है। इसके बाद रजोकरी में 1.24 एकड़ की जमीन पर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर में ही पक्षियों को भी रेस्क्यू किया जाएगा। राजधानी में अब तक कोई भी रेस्क्यू सेंटर नहीं है। ऐसे में फिलहाल वन विभाग एनजीओ के साथ मिलकर घायल और संकट में घिरे जानवरों को रेस्क्यू पर असोला भाटी में छोड़ देते हैं। नई योजना के तहत 3 रिस्पांस टीम बनाई जाएगी। प्रत्येक टीम के 5 सदस्य शामिल होंगे जो 1 माह के अंदर बना ली जाएगी। वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर प्रस्तावित पक्षी रेस्क्यू सेंटर की जगह पर स्थापित किया जाएगा। जिस जगह पर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाना है वहां वर्ल्ड रेस्क्यू सेंटर के लिए कोर्ट द्वारा बनाया गया पैनल आश्वस्त नहीं था। वन्य विभाग से डाटा मांगा गया तो देखा गया कि वहां अकेले रह रहे पक्षियों के लिए वो माहौल अनुकूल नहीं था, लेकिन वही बंदर, सियार, सरीसृप व नीलगाय आदि को रेस्क्यू करना सफल रहा। योजना के विस्तार के लिए रीज प्रबंधन बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता थी। इस संबंध में जनवरी में ही रीज प्रबंधन के साथ हुई बैठक में चर्चा हो गई थी। हालांकि बाद में फरवरी में चुनाव और मार्च में लॉकडाउन होने की वजह से इस प्रस्ताव में देरी हो गई। अब यह प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रजोगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन के निर्माण का ठेका कौन सी कंपनी ने हासिल किया है? ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन बी लार्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन टी भारत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी पीएनसी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नई इमारत का निर्माण पुराने संसद भवन के नजदीक ही किया जाएगा। निर्माण शुरू करने की तारीख से इसे 21 महीने में पूरा किए जाने की उम्मीद है। संसद भवन के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और उसे ठेका मिल गया। परियोजना लागत में रखरखाव कार्य भी शामिल है। लार्सन एंड टूब्रो ने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया त्रिभुजाकार संसद भवन, एक साझा केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्विकास शामिल है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया कि नए भवन का निर्माण पार्लियामेंट हाउस एस्टेट की भूखंड संख्या 118 पर होगा। संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होने पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में इजाफा हो सकता है। लिहाजा नए संसद भवन में करीब 1400 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। परियोजना पर कार्य की अवधि के दौरान वर्तमान संसद भवन में पहले की ही तरह कामकाज चलता रहेगा। CPWD के मुताबिक प्रस्तावित भवन का निर्माण 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर होगा। यह भूतल समेत 3 मंजिला होगा और इसमें एक बेसमेंट भी होगा। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री का आवास और कार्यालय साउथ ब्लॉक के नजदीक बनने की संभावना है। उपराष्ट्रपति का नया आवास नॉर्थ ब्लॉक के नजदीक होगा। योजना के मुताबिक उपराष्ट्रपति के वर्तमान आवास, उद्योग भवन, कृषि भवन और शास्त्री भवन को गिरा दिया जाएगा, जबकि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में तब्दील कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक निदेशक तथा प्रख्यात विदुषी एवं कलाविद कौन थी? ऑप्शन ए डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, ऑप्शन बी उमा त्रिपाठी, ऑप्शन सी प्रोफेसर राधा अय्यर, ऑप्शन डी डॉक्टर कल्पना सारंगी। देखिए, दिल्ली में 25 दिसंबर 1928 को जन्मी विदुषी पद्म विभूषण कपिला वात्स्यायन का बुधवार को गुलमोहर एनक्लेव स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। कपिला वात्स्यायन ने साहित्य, कला और संस्कृति के संवर्धन में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्हें 2011 में पद्म भूषण विभूषण मिला है उनको।
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय, अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। मिशिगन विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा से स्नातकोत्तर किया था। वह हिंदी के यशस्वी साहित्यकार दिवंगत सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञेय की पत्नी थी। उनका विवाह 1956 में हुआ था। वह 1969 में पति से अलग होकर एकांकी जीवन व्यतीत कर रही थी। हालांकि उन्होंने पति का नाम हमेशा अपने नाम के साथ लगा रखा। वे प्रख्यात नृतक शंभू महाराज और इतिहासकार वासुदेव शरण अग्रवाल की भी शिष्या रही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी के फेलोशिप और अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कपिला वात्स्यायन का पूरा जीवन लोगों के लिए आदर्श बना रहा। कुछ समय पहले तक वे इंडिया इंटरनेशनल के एशिया प्रोजेक्ट की अध्यक्ष भी थी। उन्होंने विभिन्न कलाओं तथा उनके इतिहास पर करीब 20 किताबें लिखी। इनमें द स्क्वाडर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स, भारत, द नाट्य शास्त्र, डांस इन इंडिया पेंटिंग, क्लासिकल इंडियन डांस इन लिटरेचर एंड आर्ट्स एंड ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लर्निंग द ट्रूथ आर्ट इन एशिया शामिल है। वर्ष 2006 में उन्हें राज्यसभा संसद सदस्य मनोनीत किया गया था, लेकिन लाभ के पद का विवाद शुरू हो जाने पर उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में इन्हें फिर से इस पद के लिए मनोनीत किया गया। प्रख्यात संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया भर के स्मार्ट शहरों की जारी सूची में भारत की राजधानी दिल्ली का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 79। देखिए, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 की सूची में हैदराबाद को 85 और दिल्ली को 86 स्थान मिला है। वहीं मुंबई को 93 रैंक और बेंगलुरु को 95 दी गई है, जबकि साल 2019 में मुंबई को 78 और बेंगलुरु को 79वां स्थान मिला था। रैंकिंग में गिरावट का कारण रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु की रैंकिंग में उल्लेखनीय गिरावट का मुख्य कारण तकनीकी विकास का न होना है। भारतीय शहर कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे इसके लिए तकनीकी रूप से तैयार नहीं थे। इसी के साथ इन शहरों में एक समस्या वायु प्रदूषण की भी रही है। तो दिल्ली को जो मिला है वो 86 मिला है स्थान, और अगर 2009 का बात करें तो 2009 में उसका स्थान 68 था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 86। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।